Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see part 3 of chapter number 2, Reshaping India's Political Map, Class 8 New NCERT for Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So इस chapter का 2 parts already हम complete कर चुके हैं. Chapter 1 भी complete हो चुका है. I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So ये theme B, Tapestry of Past History वाले section का chapter है. 2 parts हो चुके हैं. Please revise कर लीजिए जल्दी जल्दी, तब जाके थर्ड पार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसमें जो भी एम्पायर्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे. अब हम आते हैं औरंगजेब पे. सो औरंगजेब के बारे में दिया है, वी मेंशन अर्लियर द फ्रीक्वेंट वायलेंट सक्सेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सल्तनत पीरियड में कितने सारे जो वायलेंस के थ्रू सक्सेशन होते थे कि एक के बाद कौन राजा बनेगा, फिर दूसरा कौन बनेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस होता था. दिस वॉज रिपीटेड ड्यूरिंग सक्सेशन ऑफ शाहजहां. यही हुआ शाहजहां के समय में. हु फेल इल इन 1657. शाहजहां जो था वो 1657 में बीमार पड़ गया. ही विश द थ्रोन टू गो टू दारा शिको, हिज एल्डेस्ट सन. शाहजहां जो था जब वो बीमार हुआ तो उसे लगा कि अब मुझे जो अपना थ्रोन है, जो राजगद्दी है, वो अपने बड़े बेटे को, एल्डेस्ट सन जो दारा शिको था, उसको देना है. बट दाराज यंगर ब्रदर औरंगजेब डिफीटेड हिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड हिम, प्रेजेंटिंग हिज सिवर्ड हेड टू देयर फादर. अब क्या होता है कि लेकिन जो छोटा वाला भाई है, जैसे बड़ा तो हो गया दारा शिको, तो उनके पिता चाहते थे शाहजहां की दारा शिको को सारी आगे की बागडोर संभालने को दे दी जाए. लेकिन जो छोटा वाला भाई था औरंगजेब, उसने क्या किया, वो इसके अगेंस्ट था. तो उसने दारा शिको को, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे बैटल्स हुए, उसमें हराया और बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मार दिया. और उसके बाद सीवर्ड हेड मतलब कि अब उसके कटे हुए सिर को उसके पिता के पास, मतलब शाहजहां के पास वो लेकर गया. औरंगजेब ऑल्सो रिमूव्ड हिज 2 अदर ब्रदर्स. उसके 2 और भाई थे, उनको भी हटा दिया. ही हैड 1 अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. उसमें से एक को उसने अरेस्ट कर लिया और दूसरे को एग्जीक्यूट कर दिया. एग्जीक्यूट मतलब मार दिया. एंड ड्रोव द सेकेंड इनटू एक्साइल. और दूसरे को उसने देश निकाला, जो देते हैं कि वहां से भगा दिया या भेज दिया कहीं और. टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंज टू हिज रूल, औरंगजेब इम्प्रिजन्ड हिज फादर शाहजहां इन द आगरा फोर्ट वेयर ही रिमेन्ड अंटिल हिज डेथ. अब आगे कोई और प्रॉब्लम उसको ना आए, ताकि उसे थ्रोन मिल जाए, तो उसने क्या किया, उसके पापा को ही उसने कैद कर लिया. इम्प्रिजन मतलब कैद करना, ठीक है. उसने अपने पापा को ही कैद कर लिया आगरा का जो किला है उसमें, और वहां उसको कैद में तब तक रखा शाहजहां को जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई. औरंगजेब क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्पायर इन 1658. अब देख रहे हो कि 1657 में उनके पिता जो थे शाहजहां, उसकी तबीयत खराब हुई. उस वक्त उसने अपने बड़े भाई को मारा और उसके साथ साथ 2 और भाई थे, उसमें से एक को मार दिया और एक को उसने एग्जाइल कहीं और भेज दिया, और खुद को उसने 1658 एक साल के अंदर में राजा बना लिया. एंड नेम्ड हिमसेल्फ एज आलमगीर और कन्क्वेरर ऑफ वर्ल्ड. और अपने आप को क्या नाम दिया उसने, आलमगीर. आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि औरंगजेब को और किस नाम से जानते थे, या आलमगीर और किस एम्पायर को हम बोलते हैं. सो आलमगीर का मतलब क्या होता है, आलमगीर का मतलब क्या होता है, कन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया जीती हो. ही रूल फॉर ऑलमोस्ट 49 ईयर्स. और लगभग उसने 49 ईयर्स तक शासन किया. Okay, so I hope it is clear. Now next देख लेते हैं. So Aurangzeb, skilled in military matters, conducted many campaigns conquering parts of South in particular. औरंगजेब ने बहुत सारे मिलिट्री कंडक्ट्स किए, कैंपेन किए साउथ पार्ट में इंडिया, वहां पर वो जीत सके और अपने एरिया को एक्सपैंड कर सके. अंडर हिज रेन द मुगल एम्पायर reached its greatest expansion through constantly faced with significant rebellions, some of which we will turn to in the next section. So क्या हुआ, मुगल एम्पायर जो है औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा एक्सपैंड हो गया था, फैल गया था. बहुत सारे रिबेलियंस मतलब विद्रोह भी उन्हें फेस करने पड़े, जिनके बारे में आगे हमें दिया हुआ इस चैप्टर में. औरंगजेब हैड टू स्पेंड द लास्ट 25 इयर्स ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग वॉर आफ्टर वॉर इन द डेक्कन. जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया का, वहां पर लगभग 25 साल औरंगजेब ने, अभी हमने देखा उसने 49 ईयर्स लगभग उसने शासन संभाला है ना, उसमें से 25 ईयर्स उसको कम से कम लड़ाइयां लड़नी पड़ी. मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज फॉर दोज कैंपेन्स डिप्लीटेड द एम्पायर्स ट्रेजरी मतलब क्या होता है, खजाना. खजाना जो एम्पायर का खजाना था वो सारा डिप्लीट हो रहा था, खत्म हो रहा था. किसमें, ये जो लड़ाइयां हो रही थी, कैंपेन वो कर रहा था डेक्कन वाले एरिया में, उसमें पैसे भी तो चाहिए इतनी लार्ज, इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए. सो सारा पैसा, सारा खजाना उसमें खत्म हो गया था. एंड पुट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से जो
रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, राज का काम संभालना है, उसमें प्रॉब्लम आने लगी। इंडीड दिस इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द की फैक्टर्स इन द रीपेड डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। यही एक बहुत बड़ा कारण बना, बहुत बड़ा मेन की रीजन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो मुगल पावर जो है वो डिक्लाइन होने लग गया, खत्म होने लग गया। ठीक है, औरंगजेब हु बिलोंग टू Islam Sunni sect was deeply religious. He led an austere life and unlike Akbar observed all religious rituals and occasion. So यहाँ पर जो औरंगजेब था वो जो इस्लाम धर्म है उसमें शिया और सुन्नी दो होते हैं, तो शिया और सुन्नी दो सेक्ट होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें वो सुन्नी सेक्ट का था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस था। Unlike Akbar observed all religious rituals and occasions. He gradually banned practices he regarded अन-इस्लामिक सच एज म्यूजिक एंड डांस इन हिज कोर्ट। जैसे अकबर क्या था, वो सभी धर्मों को बराबर समझने लगा था, टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है ना, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना। बट इसने जो भी ऐसी चीजें थी जो इस्लामिक या इस्लाम में नहीं सही मानी जाती थी, उन सभी चीजों को उसने बैन कर दिया। जैसे म्यूजिक और डांस ये हुआ करते थे कोर्ट में, दरबार में, तो वो सब बंद कर दिया गया। फिर से जजिया जो टैक्स था, जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे लगाया जाता था, पहले पार्ट्स में हमने देखा, वो फिर से री इम्पोज कर दिया। एज वेल एज पिलग्रिमेज टैक्स भी लगाया। पिलग्रिमेज टैक्स क्या होता है कि जो भी हिंदू अगर सेक्रेड प्लेस जैसे तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो वहां पर हिंदुओं के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसे तीर्थ कर बोलते हैं। पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा, तो पिलग्रिमेज टैक्स यानी कि तीर्थ कर लगाया जाता था। बोथ ऑफ विच हैज बीन एबोलिश्ड बाय अकबर। ये दोनों जो एक ये पिलग्रिमेज टैक्स है, पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया, जो ये जो दो टैक्सेस थे जो नॉन मुस्लिम पे लगाए जाते थे, वो दोनों अकबर ने बंद कर दिए थे, लेकिन फिर से औरंगजेब ने दोनों को रिवाइव कर दिया। ठीक है, सो आई होप उसका किस तरीके का नेचर था वो आप समझ पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू औरंगजेब्स मोटिव्स वर प्राइमरली पॉलिटिकल, दैट इज टू एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर डोमिनेंस। उसका जो मोटिव है कि वो क्यों ये सब चीजें कर रहा था, तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि वो चाहता था कि जो उसका एम्पायर है, साम्राज्य है, वो मजबूत बने। नाउ दे ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रांट एंड एश्योरेंसेस ऑफ प्रोटेक्शन ही गेव टू सम टेम्पल्स। ऐसा जो कि अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को वो और ज्यादा मजबूत करना चाहता था। तो कहीं कहीं पे एग्जाम्पल्स हमें विद्वान बताते हैं कि उसने बहुत सारे दान भी दिए थे बहुत सारे मंदिरों को, और ये भी एश्योरेंस दिया था, मतलब ये भी आश्वस्त किया था कि उन मंदिरों के प्रोटेक्शन का भी वो ध्यान रखेगा। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ, व्हाइल पॉलिटिक्स डिड प्ले अ पार्ट इन हिज डिसीजन, हिज ओन फरमान्स, लेकिन कभी कभी जो वो अपने धर्म को मानता था सो वो उसको भी फॉलो करते हुए फरमान्स इशू करता था। फरमान मतलब होता है एक तरीके का ऑर्डर या एडिक्स। मेक हिज पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्लियर टू, वो अपने धर्म को भी ऊपर रखता था। इन 1669 जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, इंस्टेंस मतलब होता है एक एग्जाम्पल, जैसे 1669 में ही ऑर्डर्ड गवर्नर ऑफ ऑल प्रोविंसेस। 1669 में उसने हर प्रोविंस के हर गवर्नर को ऑर्डर दिया टू डिमोलिश स्कूल्स एंड टेम्पल्स ऑफ इन्फिडल्स। इन्फिडल्स हमने कल देखा था, जो पर्टिकुलर धर्म को ना मानता हुआ, नास्तिक है ना, जो भी इस्लाम को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के टेम्पल्स और स्कूल को डिमोलिश कर देना, तोड़ने का ऑर्डर दिया। एंड पुट डाउन देयर टीचिंग्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और वो जिस धर्म के हिसाब से पढ़ाई कराते हैं, टीचिंग जो सिखाते हैं, वो सबको खत्म कर देना। टेम्पल्स एट बनारस, प्रेजेंट डे वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ एमंग मेनी अदर्स वर डिस्ट्रॉयड। ये जो जगह है जैसे बनारस के टेम्पल, मथुरा के, सोमनाथ के, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ दिया गया। एज वेल एज जैन टेम्पल्स एंड सिख गुरुद्वारास। This aspect of Aurangzeb was also visible in his persecution of Muslims of other sects. ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हिंदुओं के प्रति ही ऐसा करता था, वो जिस भी सेक्ट का था उसके अलावा जो भी अदर सेक्ट के थे, जैसे मुस्लिम में भी अदर सेक्ट्स के थे, जैसे सूफी हो गए, सेक्ट्स यानी होता है ग्रुप, ठीक है, या एक कह सकते हैं कैटेगरी। सो सूफी हो गए या ज़ोरोएस्ट्रियन हो गए, जो पारसी थे इंडिया में, वो लोग पर्शिया से आए हुए थे, तो इन सेक्ट्स के खिलाफ भी उसने बहुत गलत व्यवहार किया। परसिक्यूट करना मतलब मारा, उनको खत्म किया, ठीक है। सो उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग था। ये एक आप इमेज देख सकते हैं, औरंगजेब वो अपने कोर्ट में बैठा हुआ है, होल्डिंग अ हॉक विद वन ऑफ हिज सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एक बेटा उसके सामने बैठा हुआ है उसका। देन नेक्स्ट है, लेट्स एक्सप्लोर इन द लास्ट लेटर्स टू टू ऑफ हिज सन। उसके जो दो बेटे थे, तो उसने जब लास्ट लेटर लिखा औरंगजेब ने, ही रोट, उसने क्या लिखा, आई केम अलोन एंड एम गोइंग अवे अलोन, आई नो नॉट who I am and what I have doing. I have not done well for the country and the people and of the future there is no hope. औरंगजेब लिखता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अकेला हूं,
और अकेला ही जा रहा हूं आगे, है ना। आई नो नॉट हु एम आई, मैं कौन हूं नहीं जानता, मैंने क्या किया है वो नहीं जानता, मैं क्या कर रहा हूं वो नहीं जानता, मैंने देश के लिए अच्छा नहीं किया, लोगों के लिए अच्छा नहीं किया, और भविष्य में कोई उम्मीद भी नहीं है। आई वॉज हेल्पलेस इन लाइफ एंड आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस, मैं किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा हूं अपनी। व्हाट डू दीज वर्ड्स टेल्स अस अबाउट औरंगजेब, हाउ डू यू फील अबाउट देम, औरंगजेब ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो इसका एक मैं अपनी तरफ से आंसर दे रही हूँ, आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं। दीज वर्ड शोज औरंगजेब्स डीप रिग्रेट और एंड सॉरो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब लाइफ का अंत होने वाला था, मतलब अंतिम समय में था, उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, अफसोस हो रहा था और दुख हो रहा था उसने पूरी लाइफ में जो किया उसके प्रति। दे रिफ्लेक्ट दैट डिस्पाइट हिज लॉन्ग रूल एंड कंक्वेस्ट ही फेल्ट अनफुलफिल्ड, हेल्पलेस एंड गिल्टी फॉर नॉट सर्विंग हिज पीपल वेल। इतना सारा जीतने के बाद, इतने सालों तक शासन करने के बाद भी ये शब्द ये दिखाते हैं कि वो संतुष्ट नहीं था, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, उसे गिल्ट हो रहा था कि वो अपने लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया। इट मेक्स वन फील पिटी फॉर हिम एज पावर डिड नॉट ब्रिंग हिम पीस और सेटिस्फैक्शन। ये दुख का एक कारण हो सकता है, या इतना पावरफुल होने के बाद भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, शांति नहीं मिली, क्योंकि उसने काम ही इस तरीके के किए थे, उसने अपने लोगों की भलाई के लिए कभी कार्य नहीं किया। लेकिन जब हम उस एज में होते हैं, एक्सपेंशन का जब वो सोच रहा था, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि लास्ट में उसको ऐसा रिग्रेट होगा या बुरा फील होगा। लेकिन जब लास्ट समय में वो असहाय होकर बीमार होगा या कुछ नहीं कर सकता आगे अब लाइफ में, तो फिर वो ये सारी बातें जब सोचता होगा तो उसको दुख होता होगा, राइट। नाउ आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो थिंक अबाउट इट, यहाँ कुछ दिया है, चलिए पढ़ते हैं। सम ऑफ द इन्वेडर्स एंड रूलर्स मेंशन्ड अबव कमिटेड टेरिबल डीड्स एंड एट्रोसिटीज, बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी आए, ऐसे राजा महाराजा आए जिन्होंने इस तरीके की एट्रोसिटीज, मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार किया लोगों पर। मैनी मोर कुड हैव बीन मेंशन, बहुत सारे और नाम इसमें ऐड हो सकते हैं। एज द नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर चैप्टर्स ऑन पेज 20 मेक्स क्लियर, मस्ट कीप इन माइंड दैट दिस इज अबाउट पीपल इन द पास्ट, नॉट पीपल ऑफ टुडे। मान लो किसी भी धर्म का कोई राजा था या सम्राट था, उसने अगर उस वक्त अत्याचार किए हैं और उसी लीनेज का कोई आज व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि इसका बदला हम आज ले। जिसने किया वो पास्ट में किया, वो गलत था, वो हमें पता होना चाहिए कि वो गलत था। वी नीड टू नो द फैक्ट ऑफ द पास्ट, हमें पास्ट का पता होना चाहिए। एंड द विक्टिम ऑफ दीज एट्रोसिटीज, और जिनके ऊपर वो अत्याचार हुए वो भी हमें पता होना चाहिए। ये लोग हमारा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं और रिमेम्बरेंस, इन्हें हमें याद करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने बहुत दुख सहे उस समय। बट इसके साथ साथ ये भी याद रखना जरूरी है, ये भी जरूरी है टू कीप इन माइंड दैट वी टुडे बियर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने सालों पहले जो घटना हुई उसका बदला हम आज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी ग्रुप से लिया जाए। ओके, सो ये चीजें हिस्ट्री को पढ़ने से हमें पता तो होता है पास्ट में क्या हुआ है, बट उससे हम लर्न करते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। रेसिस्टेंस टू मुगल्स, अभी हमने देखा था, एक जगह लिखा था कि आगे हम पढ़ेंगे, औरंगजेब जब इतना एक्सपैंड कर रहा था अपने एम्पायर को, तो जहां जहां मान लो औरंगजेब का शासन इतने दूर में है, अब मान लो इस एरिया में गया और वो युद्ध करने लग गया कि इस एरिया को जीतना है, तो युद्ध क्या अच्छी चीज होती है? यहाँ पर वो लोगों को मारता होगा, जो भी चीजें अच्छे से चल रही है सभी चीजें खराब हो जाती होंगी, ऐसा यहाँ करता होगा, यहाँ करता होगा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ के लोग रेसिस्टेंस नहीं करते होंगे, विद्रोह नहीं करते होंगे? करते होंगे। तो यही जब मुगल्स अपने एरिया को एक्सपैंड कर रहे थे, किन लोगों ने क्या क्या रेसिस्टेंस किया, कैसे विद्रोह किया, उसी के बारे में आगे दिया हुआ है। सो लेट अस सर्वे सम ऑफ द मेजर रिबेलियन दैट एंडेड अप इरोडिंग द मुगल पावर, कीपिंग द स्पेशल केस ऑफ मराठास फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। सो इंपॉर्टेंट जो रिबेलियंस थे, विद्रोह हुए मुगल्स के अगेंस्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मराठा का एक स्पेशल केस है वो हम नेक्स्ट एक पूरा चैप्टर ही दिया गया है कि मराठा ने किस तरीके से विद्रोह किया, बाकियों के बारे में यहाँ हम पढ़ लेते हैं। ओवर द सेंचुरीज मेनी पेशेंट मतलब होता है किसान, ठीक। सो ओवर द सेंचुरीज मेनी पेशेंट कम्युनिटीज रेबेल्ड अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन, किसानों को बहुत बुरी तरीके से, बहुत कठोर तरीके से लूटा जाता था, जिसके कारण जो किसान कम्युनिटी थी, ग्रुप थे, ये लोग रिबेल करते थे, विद्रोह करते थे। ऐसा ही एक केस है 17th सेंचुरी का, जहां पे जाट पेजेंट्री, जो प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा का पार्ट है और ईस्टर्न राजस्थान, वहां पे जाट लोग जो थे, जो किसान ग्रुप थे, हु मैनेज्ड टू किल एन ऑपरेसिव ऑफिसर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने मुगल जो शासन व्यवस्था थी उसके एक इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं ऑपरेसिव, जो बहुत बेकार या कह सकते हैं क्रूर शासक था, उसको मार दिया इन लोगों ने। क्रूर ऑफिसर था, नॉट शासक। इन अ सब्सिक्वेंट बैटल 20,000 men confronted the Mughal army and valiantly, but their Jat leader was killed and the rebellion suppressed। लेकिन उसके बाद क्या हुआ
कन्फ्रंट हुए ये लोग दोनों आर्मी, मुगल आर्मी, और इन लोगों ने ग्रुप बनाया था, उसमें जो जाट लीडर थे उनको मार दिया गया और इसकी वजह से जो ये विद्रोह है, रिबेलियन जो था, उसको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। ऐसे ही मेनी ट्राइबल ग्रुप्स जो आदिवासी होते थे जैसे भील, गोंड, संथाल, कूच फॉर इंस्टेंस ऑल्सो फॉट बैक अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू एनेक्स देयर टेरिटरी और इम्पोज टैक्सेस ऑन देम। ये जो कम्युनिटीज थी, ट्राइबल ग्रुप्स थे, आदिवासी लोगों के जो ग्रुप थे, ये भी दोबारा से अपने ऊपर हुए जो भी ये अत्याचार होते थे, जैसे उनकी जमीनों को हड़प लेना, टेरिटरी मतलब लैंड एरिया, एनेक्स करना मतलब उस पे कब्जा कर लेना, या फिर उनके ऊपर कर लगाना, टैक्सेस लगाना, इसके अगेंस्ट वो लोग भी विद्रोह करते थे। कौन? ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो थे। While some of these groups were subdued or gradually integrated into Delhi सल्तनत और द मुगल एम्पायर। ये जो कम्युनिटी थी, जैसे भील हो गए, गोंड हो गए, संथाल हो गए, धीरे धीरे या तो इनको अपने अंडर कर लिया गया, सबड्यू कर लिया गया, या धीरे धीरे मुगल एम्पायर में, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। Especially those inhabiting forest, hilly or remote region managed to maintain some degree of independence। जो लोग जंगलों में रहते थे या रिमोट एरिया में रहते थे, हिली एरिया हो गया या जंगल वाला एरिया होगा, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस वो लोग मेंटेन करके रखते थे। ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है रानी दुर्गावती का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ रानी दुर्गावती। ये रानी दुर्गावती का आप देख सकते हैं स्टैचू। सो शी इज रिमेंबर्ड एज अ वैलियंट क्वीन ऑफ गढ़ किंगडम, वन ऑफ गोंड किंगडम इन सेंट्रल इंडिया। भारत का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर गोंड किंगडम हुआ करता था, गरहा किंगडम। उनकी एक इंपॉर्टेंट रानी के रूप में इनको याद किया जाता है। फ्रॉम ऑल अकाउंट शी रूल्ड वाइजली एंड मेड हर किंगडम प्रॉस्पेरियस। उसने बहुत अच्छे से शासन संभाला और अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को उसने बहुत प्रॉस्पेरियस यानी समृद्ध बनाया। She kept an army of 20,000 soldiers। उनकी आर्मी में 20,000 सोल्जर थे, 1,000 हाथी थे। With which she repelled several attempts invasion। बहुत बार जब उनके किंगडम पे इन्वेजन हुए, आक्रमण हुए, तो इन आर्मी की सहायता से उसने बहुत बहादुरी से सामना किया। When a general sent by Akbar attacked her kingdom in 1564, despite being outnumbered and outmatched in weaponry, she led her troops and fought bravely। एक बार जब 1564 में अकबर ने अपने एक आदमी को, एक जनरल को भेजा इनके किंगडम पे, रानी दुर्गावती के किंगडम पे अटैक करने के लिए, तो अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और उनके पास वेपन भी बहुत अच्छे थे। तो आउट नंबर मतलब कि कम थी इनकी आर्मी, और आउट मैच मतलब मैच भी नहीं हो रहे थे, वेपन उनकी तरह नहीं थे, फिर भी वो बहुत बहादुरी से अपनी सेना के साथ, ट्रूप मतलब सेना के साथ लड़ी। वोंडेड शी टुक हर ओन लाइफ ऑन द बैटलफील्ड टू अवॉइड कैप्चर। उनको कोई पकड़ ना सके, वो घायल हो गई थी और उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली। शी वॉज ओनली 40, तब वो सिर्फ 40 साल की थी। हर सेक्रीफाइस became a symbol of regional pride and resistance and she is still revered as a heroic figure in Indian history। उनका जो सेक्रीफाइस था वो वहां के जो रीजनल एरिया है वहां एक गर्व की तरह समझा जाता है, माना जाता है, और आज भी उनको एक हीरोइक फिगर के रूप में समझा जाता है भारत के इतिहास में। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्च ऑफ राजपूत। थोड़ा सा हमने जाट के बारे में पढ़ा, अब राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द प्राउड ट्रेडिशन दे इनहेरिट फ्रॉम अर्लियर डायनेस्टीज सच एज द Pratiharas who had resisted the Arab invasion of Sindh a few centuries earlier, Rajputs were often battling the invading force from beyond subcontinent। हमारा जो इंडिया का मैप है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं, इस तरीके से एक रफ मैप बनाते हैं। ये वाला जो एरिया है कहीं यहाँ पर राजस्थान है ना, ये वाले एरिया में। इधर से जो भी इंट्रूडर्स या इन्वेडर्स आते थे इंडिया में, उनका भी इन राजपूतों को सामना करना पड़ता था। तो क्योंकि ये बहुत समय से जो पुरानी इनकी इनहेरिट मतलब क्या होता है, अपने पूर्वजों से इनको मिला था, ये प्राउड ट्रेडिशन चलता आ रहा था कि जैसे पहले अरब लोग आए, आक्रमण किए, तो उनका सामना राजपूतों ने किया था, है ना। ये सब पहले से चलता आ रहा था, इसलिए राजपूत जो थे इस तरीके के बैटल, जो इन्वेडिंग फोर्सेस होते थे, जो सब कॉन्टिनेंट मतलब बाहर से आया करते थे, उनसे लड़ने की उनकी आदत थी, परंपरा थी। दे हैड रीबिल्ट देयर किंगडम्स आफ्टर खिलजीज कंक्वेस्ट। टू मेजर क्लैंस इमर्ज्ड इन दिस प्रोसेस। दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं राजपूतों में, वो उभर कर सामने आए। एक है मेवाड़ और दूसरा है मारवाड़ रीजन। इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ देयर हीरोइक डीड्स आर स्टिल टोल्ड टुडे, इन पर्टिकुलर थ्रू पॉपुलर बैलेट्स। बहुत तरीके के जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस होते हैं, उससे ये जो मेवाड़ रीजन या मारवाड़ के जो हीरोइक लोग थे, बहुत ज्यादा वीरता का प्रमाण दिया। उनके आज भी हम कहानियां सुनते हैं और उनके बारे में आज भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस वहां होती है। अमंग द वेलर्ड रूल्स दोज क्लैंस प्रोड्यूस, वी मेट राणा कुंभा अर्लियर। हमने राणा कुंभा के बारे में पहले पढ़ा था। ऐसे ही एक नाम है राणा सांगा। अर्ली 16th century यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैंस, वन मेनी बैटल्स अगेंस्ट सुल्तान्स, अल्टीमेटली
अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खानवा। सो ये जो राणा सांगा थे, इन्होंने बहुत सारे राजपूत क्लैंस को यूनिफाई किया, एकजुट किया और बहुत सारे बैटल जीते उन्होंने सुल्तान के अगेंस्ट। लेकिन बाद में बाबर के अगेंस्ट उनकी हार हुई। डिफीट मतलब हारना। बाबर से लड़ाई में वो हार गए थे। किस युद्ध में बाबर से हारे थे राणा सांगा? बैटल ऑफ खानवा। खानवा की लड़ाई में वो हार गए थे। ठीक है, यहाँ पर आप एक इमेज दिया हुआ है, देख सकते हैं। एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये हम देखेंगे आगे, महाराणा प्रताप से हुआ था। सो उस समय ये उदयपुर पैलेस में लगा हुआ ये पेंटिंग उस समय के सीन को यहाँ दर्शाता है। राइट नाउ चलिए आगे देखते हैं। सो ऑल्दो ही इनहेरिटेड अ वुंडेड किंगडम फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स मेवाड़'s रूलर, महाराणा प्रताप रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट मुगल सुजरेनिटी एंड बिकेम द फेस ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है महाराणा प्रताप ने इनहेरिट किया था, मतलब उनको क्या मिला था अपने पूर्वजों से? वुंडेड किंगडम। क्योंकि राणा सांगा हार गए थे तो इतना मजबूत उनका अभी राज्य या साम्राज्य नहीं था, बट फिर भी उन्होंने मुगलों की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की और फिर राजपूतों का जो रेजिस्टेंस था, मतलब वो मुगलों का जो विरोध कर रहे थे, उनका वो फेस बन गए। ऐसे ही दिया है अ कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब होता है आमना सामना, जो युद्ध में होता है। सो अ कन्फ्रंटेशन टुक प्लेस एट हल्दी घाटी पास इन अरावलीज इन 1576। ऐसे ही 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो अभी हमने इमेज देखी। एंड ऑल्दो द मुगल आर्मी हैड द अपर हैंड, महाराणा प्रताप एस्केप्ड एंड परस्यूड फॉर ईयर्स गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल्स फ्रॉम अरावली हिल्स, लिविंग इन हार्श कंडीशन बट फर्म ऑन हिज इंडिपेंडेंस। पूरी जिंदगी, जैसे जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें मुगल आर्मी नंबर में भी ज्यादा थी, आर्म्स वगैरह में भी ज्यादा थी, बट फिर भी महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने हार नहीं मानी। कैसे भी करके वो युद्ध के मैदान से निकल गए और उसके बाद छुपकर उन्होंने बहुत समय तक गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? एक ऐसा स्टाइल होता है फाइटिंग का जहां पर छोटे ग्रुप्स विद नॉलेज ऑफ द टेरेन कैरिंग आउट सरप्राइज अटैक एंड एम्बिशस टू डिफीट बिगर आर्मीज। जैसे ग्रुप बनाया छोटा सा, छुप कर वो देखते रहते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर जाकर अटैक करके और अपना बदला लेकर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर फिर जाकर छुप जाते थे। तो पकड़ में नहीं आते थे क्योंकि छोटा ग्रुप रहता था, भागना आसान होता था, एक्शन लेना आसान होता था। सो उसे कहते हैं गुरिल्ला तकनीक। ठीक है, सो इसके थ्रू वो पूरी जिंदगी अरावली के पर्वतों में वो हार्श कंडीशन, बहुत कठोर परिस्थिति में रहे और लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंस रहना स्वीकार किया, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों के अंडर उन्होंने कभी भी अपने आप को नहीं झुकाया। It is noteworthy that Maharana Pratap received strong support from Bhils, who not only joined his troop as archers but also contributed their knowledge to the terrain, their service on other occasion to earn them a respect place in Mewad's military tradition as the Mewad emblem shows। अच्छा, ये बात मैं यहाँ पर बताना भूल गई। टेरेन, गुरिल्ला वॉरफेयर में जिस एरिया में ये लोग छुप रहे हैं उस एरिया का पता होना चाहिए, कहाँ पहाड़ है, कहाँ खाई है। टेरेन मतलब होता है उस जगह की जमीन कैसी है, या पहाड़ है कि समतल है, कैसा वहां का एरिया है वो पता होना चाहिए। तो इसमें जो महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी उसमें भील कम्युनिटी जो थी, अभी हमने ट्राइबल पीपल पढ़े, सो भील कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया। उस पर्टिकुलर एरिया के जो टेरेन थे उसमें पता करने में, उसकी नॉलेज देने में बहुत हेल्प करी। जो आर्चर्स थे, आर्चर्स मतलब होते हैं जो धनुषधारी, जो तीर और कमान से लड़ते हैं, उनको हम कहते हैं। सो इन्होंने बहुत मदद की अपनी सर्विस देने में। इसीलिए आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि जो मेवाड़ का एम्बलम था, एक तरीके से ये एक कह सकते हैं लोगो है या एम्बलम है, सो उसमें आप देख सकते हो चिन्ह में यहाँ पर भील कम्युनिटी को भी दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि इनका कितना इंपॉर्टेंस था। नाउ आगे देखते हैं। While some Rajput states eventually allied with Mughals through diplomacy and marriage alliances, some especially Mewar did not accept Mughal dominance। बहुत सारे राजपूत स्टेट्स ऐसे थे जो मुगलों से मिल गए थे, अलाइड मतलब उनसे जाकर मिल गए थे। हमने देखा था अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, मतलब शादी करना शुरू कर दिया था राजपूत घरानों में ताकि वहां से रिलेशंस अच्छे हो जाए। सो डिप्लोमेसी या जो मैरिज अलायंसेस थे उसमें बहुत सारे राजपूत स्टेट्स जो है मुगलों के साथ मिल गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जैसे मेवाड़ किंगडम है ना, इन्होंने कभी भी मुगल डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। During Aurangzeb reign, several Rajput nobles rebelled, including Durga Das Rathod of Marwar, who fought to protect the independence of Jodhpur. Mughal authority thus remained limited in Rajasthan। बहुत सारे राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया है दुर्गा दास राठौड़ जो मारवाड़ के थे। इसीलिए जो इधर उधर से इस तरीके से रिबेलियन देखने को मिलता है, तो मुगल अथॉरिटी पूरी तरीके से राजस्थान पर कब्जा नहीं कर पाई थी। उनका जो एक कंट्रोल था वो लिमिटेड था।
ठीक है, जैसे हमने महाराणा प्रताप का देखा, दुर्गादास राठौर का देखा था, वो मारवाड़ के भी थे। डिस्पाइट कि कुछ लोग अलायंस कर रहे थे, कुछ स्टेट्स अलायंस कर रहे थे, जैसे मैरिज अलायंस हो गया, डिप्लोमेसी, बट स्टिल बहुत सारे लोग जो हैं वो विद्रोह कर रहे थे। नाउ अब हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। हमने पढ़ा जाट के बारे में, राजपूत के बारे में, अब अहोम ने कैसे रिबेलियन किया या विद्रोह किया मुगलों का, वो देखते हैं। सो इन 13th century अहोम एथनिक ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार टू ब्रह्मपुत्र वैली एंड फॉर्म्ड द अहोम किंगडम देयर। अच्छा, जैसे मैं हमेशा इधर नॉर्दर्न पार्ट तो ड्रॉ करती हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अगर हम इधर वाले इंडिया की बात करें, इस तरीके से कुछ हमारा मैप है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वन बट स्टिल कुछ इस तरीके से है। सो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर म्यांमार है या बर्मा है ना, बर्मा जिस कंट्री को हम बोलते हैं। सो वहां से ये जो अहोम है, ये एथनिक ग्रुप है, माइग्रेट होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये लोग यहाँ से माइग्रेट होकर, और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में ब्रह्मपुत्र वैली है, तो इसके अराउंड आकर वो लोग एस्टैब्लिश हुए। ड्यूरिंग बोथ सल्तनत एंड मुगल पीरियड अहोम रूलर्स ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू अटेम्प्ट एन एक्सपेंशन इनटू नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में मुगलों का एक्सपेंशन ना हो, इसके लिए बहुत सारे समय पर जो अहोम रूलर्स थे उन्होंने स्टिफ मतलब बहुत कठोर एक रेसिस्टेंस उनके सामने रखा, विद्रोह रखा। देयर यूनिक पाइक सिस्टम कॉल्ड on every able body meant to provide service to state through labor or military duty in exchange for land rights. This allowed the rulers to create public infrastructure and maintain a large standing force without a permanent army. इनमें एक सिस्टम था अहोम्स में, पाइक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति रेडी रहता है अपनी सर्विसेज देने के लिए, मिलिट्री सर्विसेज जो होती है, बदले में लैंड राइट्स मिलता है उनको। तो इससे क्या होता था, जो राजा होता था ना, उसको आर्मी नहीं रखनी पड़ती थी। आर्मी रखने में खर्च भी तो होता है, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनकी सैलरी देना, तो उन्हें कोई आर्मी नहीं रखनी पड़ती थी। जब भी युद्ध लड़ना होता था, सभी लोग, एवरी एबल्ड बॉडी मतलब होता है जो लोग लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं जो अपाहिज है या जिनकी बॉडी सही नहीं है वो कैसे लड़ेंगे। तो जो भी लायक है लड़ने के, वो सब अपनी सर्विस मिलिट्री में देते थे। तो राजा को एक स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं रखनी पड़ती थी और लोगों की भलाई के लिए वो काम भी कर सकते थे। ओवर टाइम अहोम्स असिमिलेटेड द लोकल कल्चर, प्रमोटेड एग्रीकल्चर, एनकरेज डाइवर्स फेथ एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिच ट्रेडिशन ऑफ आसाम। धीरे धीरे वो वहां के कल्चर में मिल गए। यहाँ पर आसाम है हमारा, वहां के कल्चर को, ट्रेडिशन को अपना लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इन 17th century when औरंगजेब sent मुगल फोर्स briefly capturing the Ahom capital Gadgaon, Ahoms used their knowledge of the terrain, dense forest, hills and rivers, and persistent guerrilla tactics to repulse the attack, although the latter had more men and a larger fleet to river boats. जब 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मुगल फोर्स को भेजा कि जाके आप अहोम का जो कैपिटल है, जो कैपिटल सिटी है गढ़गांव, उसको जाके कैप्चर कर लो। तो क्योंकि अहोम जो थे उनको वहां के टेरेन मैंने अभी बताया, वहां पहाड़ी एरिया है, तो उसका नॉलेज था कि कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियां हैं। इस वजह से उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक अपनाई। गुरिल्ला टैक्टिक जो महाराणा प्रताप के केस में हमने पढ़ा, छोटा छोटा ग्रुप बनाकर जाना है, अटैक करना है और जीत कर आ जाना है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा, जबकि मुगल जो आर्मी थी वो लार्जर थी, बहुत ज्यादा उनके पास आदमी थे, फिर भी बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने विद्रोह किया। नोटेबली इन द बैटल ऑफ सराय घाट 1671 फॉट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर नियर प्रेजेंट डे गुवाहाटी, अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुखान एंड हिज 10,000 मैन डिफीटेड अ मुगल फोर्स ऑफ 30,000 सोल्जर। इसी में एक युद्ध का यहाँ नाम दिया हुआ है बैटल ऑफ सराय घाट, जो 1671 में हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जो आज गुवाहाटी की जगह पर है। इसमें अहोम जो मिलिट्री कमांडर थे, जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है लचित बोरफुखान, और उनके 10,000 जो मैन थे, उन लोगों ने मुगल आर्मी को, मुगल फोर्स को हरा दिया, जिसमें 30,000 सोल्जर्स थे। आप समझ सकते हैं कि गुरिल्ला टैक्टिक्स कितनी यूजफुल हुआ करती थी। देन अल्टीमेटली अहोम्स वर एबल टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस, और ऐसा करके अहोम्स जो थे उन्होंने अपनी आजादी को मेंटेन रखा, वो मुगलों के अधीन नहीं हुए। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, डोंट मिस आउट, राम सिंह जो थे द जनरल ऑफ मुगल आर्मी प्रेज्ड द अहोम वॉरियर्स इन दीज टर्म्स। जो अहोम वॉरियर्स थे,
से अभी हमने युद्ध जो सराय घाट का देखा उसमें राम सिंह जो मुगलों की तरफ से थे उन्होंने कैसे तारीफ की अहोम वॉरियर्स की। एवरी आसामी सोल्जर इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट्स, इन शूटिंग एरोज एंड इन डिगिंग ट्रेंचेस एंड इन बिल्डिंग गन्स एंड कैनन्स। आई हैव नॉट सीन सच स्पेसिमेंस ऑफ वर्सटैलिटी इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जो अहोम के एक एक जो सैनिक है वो एक्सपर्ट है नाव चलाने में, तीर चलाने में, ट्रेंचेस यानी कहीं पर कुछ भी गड्ढा खोदना है या कुछ भी बनाना है, गन्स बनानी है, कैनन्स बनाने हैं, किसी भी तरीके का काम है तो हर एक सोल्जर जो है वो ट्रेंड है पूरा। ऐसा उन्होंने कहीं भी इंडिया के किसी पार्ट में नहीं देखा था। देन नेक्स्ट इज, ये आप देख सकते हैं 2.24 जो आपका सीन दिया हुआ है, कमेमोरेटिंग द बैटल ऑफ सराय घाट विद एन अहोम बोट इन द फोरग्राउंड सराय घाट वॉर मेमोरियल पार्क। एक मेमोरियल पार्क है, वहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से युद्ध हुआ था। देन स्टैचू डिपिक्टिंग अहोम वॉरियर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सराय घाट, किस तरीके से छुपकर या कैसे वो लोग वार करते थे, ये यहाँ पर एक सीन आपको बनाकर दिखाया गया है स्टैचूज के थ्रू। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ डिड अहोम्स यूज रिवर, हिल, फॉरेस्ट ऑफ आसाम टू देयर एडवांटेज। हमने देखा उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक में जो वहां का टेरेन है, आसाम के जो जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ है, उनको यूज किया, तो कैसे वो एडवांटेज बना उनके लिए। कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच ज्योग्राफी हेल्प देम बिल्ड डिफेंसेस एंड फाइट वॉर। तो क्या आपको लगता है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से जो आसाम की ज्योग्राफी है, जो एरिया है, डिफेंस की तरह काम किया उनके जो वॉर्स लड़ रहे थे उसमें। तो इसका एक आंसर मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है कि अहोम यूज आसाम्स रिवर्स, हिल्स एंड फॉरेस्ट एज नेचुरल डिफेंस। वो उनको प्राकृतिक डिफेंस प्रोवाइड कर रही थी ये सारी चीजें। दे फॉट ऑन ब्रह्मपुत्र विद बोट्स, वो एक तो नाव से लड़े। हाइड एंड अटैक थ्रू फॉरेस्ट, जंगलों में छुप जाया करते थे, अटैक करते थे। उन्होंने हिल्स जो पहाड़ है उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मतलब उसके पीछे छुप कर वार करना उन्होंने सही समझा, क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, शील्ड जैसा काम करते थे। ये ज्योग्राफी जो थी, इन्होंने इस ज्योग्राफी ने हेल्प की रेसिस्ट करने में इतनी बड़ी मुगल आर्मी को भी, ठीक है, विद दिस गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो ये हो गए अहोम्स का रिबेलियन। अब हम पढ़ेंगे सिखों ने कैसे रिबेल किया, सिख्स ने, ठीक है, कैसे उनका राइज हुआ। तो 15th सेंचुरी पंजाब की आप बात कर रहे हैं, गुरु नानक ने मैसेज स्प्रेड किया ऑफ इक्वालिटी, कंपैशन एंड वननेस ऑफ गॉड, एक ओंकार। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज सिख्स। सो गुरु नानक जी ने 15th सेंचुरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस स्प्रेड किए कि सबको बराबरी के दृष्टि से देखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, और उन्होंने एक भगवान की बात कही, एक ओंकार। तो इससे जो उन अनुयायी थे यानी जो उनके फॉलोअर्स थे उनको सिख कहा जाने लगा, ठीक है। ऑल्दो सिखिज्म बिगेन प्योरली एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, लेटर सिख गुरुज हैड टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रोइंग इंटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन अंडर सम मुगल रूलर्स। क्या हुआ था, शुरुआत में जो सिखिज्म स्टार्ट हुआ वो बहुत स्पिरिचुअल, आत्मा को शांति देने के लिए एक आंदोलन था, लेकिन बाद में सिख गुरुओं को, क्योंकि जो कुछ मुगल राजा थे उनका बहुत अत्याचार, इंटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन, बहुत ज्यादा वो लोग अत्याचार कर रहे थे, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इन लोगों को लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। When Emperor Jahangir found out that Guru Arjan had supported his rebellious son, he had Guru Arjan tortured to death। जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन जो है उन्होंने जहांगीर के जो रिबेलियस सन है, बेटा है, उसको सपोर्ट किया, तो इस पे गुरु अर्जुन सिंह इतना टॉर्चर किया था जहांगीर के समय में कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से जो गुरु अर्जुन के बेटे थे और उनके अनुयायी, आगे आने वाले जो सक्सेसर थे गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने एक्शन लिया टू इंट्रोड्यूस मार्शल ट्रेनिंग एंड फॉर्म अ सिख आर्मी। इन्होंने डिसाइड किया कि अब एक ट्रेनिंग होगी जिससे कि एक आर्मी बनाई जाएगी सिखों की, विच फॉट बैटल्स, सेवरल बैटल्स अगेंस्ट मुगल फोर्सेस। और उन्होंने फिर डिसाइड किया, बहुत सारे बैटल्स उन्होंने लड़े, किसके अगेंस्ट, मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट। देन नेक्स्ट देखते हैं, सो इन 1675 अ ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित्स अप्रोच गुरु तेग बहादुर। कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप 1675 में गुरु तेग बहादुर के पास आए, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन, क्योंकि धर्म के नाम पर उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए कि हमें बचा लीजिए, वो लोग गुरु तेग बहादुर के पास आए। सो गुरु डिसाइडेड टू स्टैंड विद them and court martyrdom। So गुरु ने डिसाइड किया कि हम इनके साथ खड़े हैं, और उन्होंने अपना बलिदान देना स्वीकार किया। इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। औरंगजेब ऑर्डर्ड हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम, और औरंगजेब ने उन्हें गुरु तेग बहादुर को कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो। डिस्पाइट टॉर्चर एंड डिस्पाइट विटनेसिंग 2 of his disciples being tortured to death, गुरु रिफ्यूज्ड। अब क्या हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, और यहां तक कि उन्होंने देखा कि उनके 2 जो फॉलोअर्स थे, डिसाइपल्स मतलब जो उनके
दो शिष्य कह सकते हैं, उनकी आंखों के सामने टॉर्चर इतना हुआ कि 2 शिष्यों की डेथ हो गई, ये भी गुरु ने देखा। फिर भी इतना सब सहने के बाद भी गुरु ने मना कर दिया कि वो इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। ही वॉज पब्लिकली बिहेडेड इन चांदनी चौक, दिल्ली। दिल्ली का जो चांदनी चौक जगह है वहां पर सरेआम मतलब पब्लिक के सामने उनका सिर काट दिया गया। इन रिस्पॉन्स हिज सन गुरु गोविंद सिंह द 10th एंड लास्ट गुरु एस्टैब्लिश्ड द खालसा। इसके रिस्पॉन्स में जवाब देने के लिए गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें और अंतिम गुरु थे ये सिखों के, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा क्या है? अ मार्शल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, न्याय के लिए भाईचारा का एक ग्रुप था। इक्वालिटी एंड डिफेंस ऑफ फेथ विच फ्रीक्वेंटली क्लैश्ड विद मुगल फोर्सेस एट ग्रेट कॉस्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने बहुत से बलिदान दिए और उन्होंने बहुत बार मुगलों से आमना सामना करना पड़ा, क्लैशेस करने पड़े, ताकि न्याय मेंटेन हो और इक्वालिटी मेंटेन हो। राइट, सो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ आगे देखते हैं। एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जैसा कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, कम हो रहा था, स्पेशली अंडर द ऑनस्लॉट्स ऑफ मराठा। सी नेक्स्ट चैप्टर। मराठा के साथ जो क्लैशेस हुए थे वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ सेवरल सिख कॉन्फेडरेसी इमर्ज्ड इन पंजाब रीजन, बहुत सारे सिखों का जो ग्रुप था वो पंजाब रीजन में उभर रहा था। दे वर अल्टीमेटली यूनिफाइड थ्रू द एफर्ट ऑफ महाराणा रंजीत सिंह। ये सारा जो पंजाब रीजन में अलग अलग कॉन्फेडरेसी थी ये यूनाइट हो गए, कहां पर? किसके अंडर में? महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में। एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, रंजीत सिंह मिलिट्री एक्यूमेन, डिप्लोमेटिक स्किल्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस अलाउड हिम टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिख एम्पायर। रंजीत सिंह के अंदर, क्योंकि उनके अंदर इतने सारे स्किल्स थे, डिप्लोमेटिक स्किल्स अच्छी थी उनकी, सभी रिलीजन के प्रति उनका टॉलरेंस था, इस वजह से सभी लोग उनके साथ मिलकर और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिख एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, विच स्पैन मच ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर से लेके बहुत सारा एरिया जो नॉर्थ वेस्ट का था वहां पर ये फैला हुआ था सिख एम्पायर। टिल द मिड 19th सेंचुरी द एम्पायर रेसिस्टेड बोथ मुगल रेमिनेंट्स एंड लेटर ब्रिटिश एक्सपेंशन। बाद में इन्होंने पूरे समय मुगल जो आक्रमणकारी थे उनके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और बाद में फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी, जब ब्रिटिशर्स आ गए इंडिया में, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने लड़ा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर्स में। नाउ डोंट मिस आउट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, पंजाब रेफर्स टू द वास्ट रीजन नाउ स्प्लिट अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। पंजाब, जिस पंजाब की हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बटा हुआ है। पंजाब बहुत बड़ा एरिया था। 6 सेक्रेड टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब वाज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन। गुरु अर्जन ने सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जो एक ग्रंथ है सिखों का, उसको कंपाइल किया, लिखा। बाद में गुरु तेग बहादुर के कुछ मंत्र जो है, हिम्स जो है, वो उसमें ऐड किए गए। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि सबके लिए एक ही भगवान है, वन गॉड फॉर ऑल, जिसने इस धरती को धर्मों का घर बनाया है। होम फॉर धर्मा, धरती जो है वो धर्म का घर है। एंड एंजॉइंग सिख टू प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल अमंग अदर वैल्यूज। इसमें सिखों को कुछ वैल्यूज मेंटेन करने की सीख दी गई है कि सच का साथ देना, दया का भाव रखना, आत्म संयम जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ट्रुथ इज हाई बट हायर स्टिल इज ट्रुथफुल लिविंग। सच जो है बहुत महान होता है, लेकिन सच्चा जीवन जीना ये उससे भी बड़ी बात होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है डोंट मिस आउट। एक और यहाँ पर पढ़ने को डू यू नो व्हाट गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जो चांदनी चौक में एक एरिया है, शॉपिंग एरिया दिल्ली का, वो क्या सिग्निफाई करता है? इन सिखिज्म अ गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सिखों के लिए गुरुद्वारा एक जगह होती है जहां पर वर्शिप किया जाता है, आराधना की जाती है। दिस वन मार्क्स द साइट वेयर गुरु तेग बहादुर द 9th सिख गुरु वॉज beheaded by औरंगजेब इन 1675। ये जो जगह है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, वहीं पर 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगजेब ने behead यानी उनका सिर कटवा दिया था। दिस हिस्टोरिक गुरुद्वारा इज यूनिकली ऑनर्ड बाय सिख रेजिमेंट विच वाज सैल्यूटेड इट बिफोर द प्रेसिडेंट इन रिपब्लिक डे परेड ईच ईयर सिंस 1979। 1979 के बाद से जो सिख रेजिमेंट है, हमारी आर्मी में रेजिमेंट्स होते हैं, उसमें जो सिख रेजिमेंट है उसको ऑनर करने के लिए वो इस गुरुद्वारा को सल्यूट करते हैं। देन रिपब्लिक डे परेड जब होती है उसमें, ठीक है, हर साल 1979 से प्रथा जो है स्टार्ट हुई। इट स्टैंड्स एज अ पावरफुल सिंबल
symbol of faith and sacrifice in Indian history. Now एक इमेज यहाँ दिया हुआ है, ये है मिनिएचर पेंटिंग ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह की पेंटिंग यहाँ पर आपको दिखाई गई है। नाउ यहाँ दिया है चीफ डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। सो दिस ग्राफिक सम्स ऑफ द चीफ डायनेस्टीज इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर विद अ रफ इंडिकेशन ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो अगर आप ऐसे मैप के हिसाब से इंडिया को इस बीच में रख लें तो दिशा होती है, उस हिसाब से देखें तो नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर थे। नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था वहाँ अहोम्स के बारे में हमने पढ़ा, असम वाला जो रीजन था। यहाँ नॉर्थ वेस्ट में हमने सिख पढ़ा, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। फिर यहाँ पर राजपूत थे। यहाँ इधर साउथ और वेस्ट में देखेंगे बहमनी सुल्तान थे या बहमनी सल्तनत था। यहाँ साउथ में होयसाला विजयनगर एम्पायर था। इस साइड साउथ ईस्ट में देखेंगे गजपति किंगडम था और यहाँ पर ईस्टर्न गंगा किंगडम था, जो ओडिशा वाला जो एरिया था वहां पर, है ना। तो ये आप डायनेस्टी जो है मैप के थ्रू भी याद कर सकते हैं कि किधर कौन सी जो डायनेस्टी है वो थी। देन नेक्स्ट इज थिंक अबाउट इट। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हाई डू यू थिंक गुरु तेग बहादुर एंड्योर्ड टॉर्चर रेदर देन कन्वर्ट, व्हाई डिड ही थिंक हिज सेक्रीफाइस वुड मेक अ डिफरेंस। जब गुरु तेग बहादुर को इतना ज्यादा टॉर्चर किया फिर भी उन्होंने क्यों एंड्योर किया, क्यों बर्दाश्त किया और उन्होंने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? उन्हें क्या लगता था उनके सेक्रीफाइस से क्या चेंजेस आ सकते हैं? फिर है व्हाट वैल्यूज डिड सिख गुरु एंड खालसा एम्बॉडी। ये जो सिख गुरु थे ये क्या इनकी वैल्यूज और खालसा क्या बताता है, खालसा पंथ जो है, हाउ आर दे रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में कैसे रेलिवेंट है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो गुरु तेग बहादुर एंड्योर्ड टॉर्चर रेदर देन कन्वर्ट बिकॉज ही वांटेड टू डिफेंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फोर्स कन्वर्जन। क्योंकि वो डिफेंड करना चाहते थे कि हमें आजादी है, हम किस धर्म को चुनना चाहते हैं, आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी को। ही बिलीव्ड हिज सेक्रीफाइस वुड इंस्पायर करेज एंड फेथ इन अदर्स। उन्हें लगता था अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो दूसरों को ये इंस्पायर करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा कि हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई करनी चाहिए। फिर सिख गुरु एंड खालसा एम्बॉडीड वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, करेज, सर्विस, सेवा एंड स्टैंडिंग अप अगेंस्ट ऑपरेशन। जो खालसा पंथ है वो हमें क्या सिखाता है, या सिख गुरु जो है उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, वो कैसी वैल्यूज या कैसे विचार हमें सिखाते हैं? समानता का, जस्टिस, न्याय का, करेज मतलब वीरता का, सर्विस सेवा देने का, और कभी भी ऑपरेशन कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है तो हमें दबना नहीं चाहिए, उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। ये जो वैल्यूज है आज भी रेलिवेंट है, एज दे एनकरेजेस अस टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड लिव विद कंपैशन एंड ब्रेवरी। हमें बहादुरी के साथ जीने का, दया का भाव रखने का, इनजस्टिस अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने का, ये सारा हमें आज भी इनसे सीखने को मिलता है। ओके, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। सो इसके साथ हमने इस चैप्टर का थर्ड पार्ट भी देख लिया है। एक और पार्ट स्टूडेंट्स आएगा जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ओके, आई विल अपलोड दैट पार्ट टुमारो। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ चेंज, कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज लेट मी नो। सो विल मीट विद द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।